हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कितने नंबर का पूछता है, किस प्रकार से हमें इसे हल करना होगा कि टाइम हमें पूरा मैनेज कर लें और हमें कैसे लिखना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा, सारी ट्रिक के साथ हम बताएंगे। आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप जिस प्रकार से हम बता दे रहे हैं उस प्रकार से कर लेते हैं तो आपका मिनिमम बता रहे हैं कि 95 नंबर तो आप स्कोर कर ही लेंगे। तो पहला काम क्या करना होगा, आपको अपना अनुक्रम लिखना होगा, उसके बाद में अपना नाम लिखना है और पेपर का कोड जो है हमारा 822 BAK है, ठीक है। और हमें जो पेपर में 3 घंटा 15 मिनट सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट जो हमें पढ़ने के लिए जाता है और जो 3 घंटा हमें मिलता है उससे हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। और जो ये हमारा पेपर होता है ये 70 नंबर का होता है और 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल का मिलता है, यानी दोनों को जोड़कर हमें 100 नंबर का हो जाता है हमें। और ये हमारा जो पेपर है ये 2 खंड में दिया गया है। खंड आ में दिया गया है, खंड आ बा में। खंड आ में हमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है और खंड बा में हमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया है। जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन, वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन है तो 20 नंबर का हमारा हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। हमारा पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं a और b का यस्य 5 है और उनका एलसीएम 200 है, तब a और b का गुणनफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। a और b का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा कितना दिया है, 205 दिया है, 1000 दिया है, 200 दिया है, 195 दिया है, ठीक है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम बता देते हैं। होता है कि दो संख्याओं का गुणा, यानी कि दो संख्या जो हमारा दिया है a और b दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि ab इंटू हमारा क्या होता है HCF गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम होता है, हम इसी फार्मूले पर हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो संख्या हमारा क्या दिया है ए बी, तो ए बी इंटू बी कर देंगे। और एचसीएफ हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। 5 गुणे और एलसीएम हमारा कितना दिया है, 2 दिया है, 200 दिया है, ठीक है। तो 200 से लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ए बी इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1000 यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हमारा दिया है कि संख्या 4√3 है, क्या है, पूर्णांक है या परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। जब भी हमें कोई भी संख्या रूट के अंदर दिखाई दे तो कुछ भी नहीं सोचना है, केवल टिक लगा देना, अपरमेय संख्या पर आंख मूंद कर टिक लगा देना है कि ये हमारा जो संख्या है ये अपरमेय संख्या है। केवल रूट के अंदर होना चाहिए, तो चाहे जो संख्या हो उसके अंदर, केवल आप रूट में हो तो उसे अपरमेय संख्या तुरंत टिक लगाइए, आंख मूंद कर टिक लगाइए, यही। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि 20 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी सेम इसी क्वेश्चन का, इसी फार्मूले पर हमारा क्वेश्चन ये लगेगा, ठीक है। यही फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे। तो यानी दो संख्या इसमें ए बी दिया था तो दो संख्या इसमें क्या दिया है, 20 और 25 दिया है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए के जगह पर हम 20 लिख देंगे और बी के जगह पर हम 25 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है, तो एचसीएफ तो दिया नहीं, तो एचसीएफ को ऐसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और एलसीएम हमारा कितना दिया है, एलसीएम हमारा 100 दिया है, तो 100 को ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसे यहाँ पर इसे गुणा करेंगे तो हमारा क्या, 25 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 दूना 50, यानी कि 500, ठीक है, 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा और ये यहाँ पर इंटू में 100 हो जाएगा। अब 100 यहाँ पर एचसीएफ से गुणा कर रहा है, इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, भाग करेगा, यानी कि 500/100 हो जाएगा, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसे 100 से काट देंगे तो 100 एकन्ने 100 और 100 पंचे 500 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा चौथा प्रश्न कहा है कि यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
जो हमारा ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर के 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 10, अब इस 6 को बराबर की इस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस एक्स के स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट में 4 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 4 का मान हमारा क्या होता है, +-2 होता है। ठीक है, +-2 हो जाए तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा दिया है, ऑप्शन हमारा बी दिया है, यानी कि बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कि यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 तो मूल बराबर है तो c का मान होगा, यानी हमें क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया है, एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पर देखिए जब मूल बराबर दिया होता है तो हम इस विभक्तर को लगाते हैं, यानी क्या होता है कि b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, इसी को हम लगाते हैं तो इसी पर हम रख देंगे। तो b हमारा क्या दिया है, ये 8 दिया है। तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4, अब इंटू में हम क्या कर देंगे a का मान हमारा कितना दिया है ये, यानी 2 दिया है, तो 2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर, और इंटू c का तो निकालना है मान, तो इसलिए यहाँ पर हम c ही रख देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 64, अब इस को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, अन्य 8c हो जाएगा, और 8c को बराबर की इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस लगा तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 8c हो जाएगा। ठीक है, 8c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये 8 जो है c से गुणा कर रहा है, इस तरफ भेज देंगे तो भाग करेगा, यानी 64/8 हो जाएगा, यानी c 8 × 64 8 आ गया, यानी c का मान हमारा कितना निकल के आया, c का मान 8 आ गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, इसमें से ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा छठवां प्रश्न है, कि यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा, यानी a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जिस बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उतना उसका शून्यक होता है, तो इसमें 2 घात हैं तो इसलिए इसके 2 शून्यक भी होंगे। केवल इसमें एक शून्यक तो दिया है, दूसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है, यानी कि तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा शून्यक होता है यही हम x के बराबर हम रख देंगे, यानी ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर हम 2 रखने पर। ठीक है, इस समीकरण में x बराबर 2 रखने पर, तो ये हमारा x² है, तो x के जगह पर हम जब हम 2 रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, और 3, अब x यहाँ पर बचा है तो x के जहाँ पर जब हम 2 रख देंगे तो ये हमारा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर +5 और a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान ज्ञात करना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -6 है, तो यहाँ पर ये अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि -2 को बराबर की इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5a बराबर के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5a जो है गुणा कर रहा है आपस में, अगर इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, दिखाते हैं, 2/5, तो 2/5 ही ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके हमें क्या करना पड़ेगा, गुणाखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x² - 5x + 6, ठीक है, +6। अब यहाँ पर देखिए इसके हमें शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है कि इस प्रकार से तोड़ना होता है कि जोड़ने या घटाने पर 5 - 5x आए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि x² - 2x - 3x +
6 बराबर में 0 कर देंगे। अगर इसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों टर्म में हमारा केवल x कॉमन हो रहा है। तो x को यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों टर्म में हमें माइनस के 3 कॉमन हो रहा है। तो लिखेंगे कि -3, यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, इक्वल में 0 कर देंगे। अब इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि x माइनस के 3 और x माइनस के 2 बराबर में 0 कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे भी 0 के बराबर रख देते हैं, तो क्या x माइनस के 2 बराबर के 0, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 आ गया, यानी कि हम अगर हमारा शून्य क्या हो जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2। अब तो इसमें देखते हैं 3 और 2 कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया है, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया है कि बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको कि चतुर्थांश में हमारा क्या किस प्रकार से साइन होता। तो चतुर्थांश में दिखाते हैं आपको कि ये हमारा चतुर्थांश हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, चौथा होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में हमारा साइन क्या होता है, प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है कि -5, 6, तो यहाँ पर देखिए आगे माइनस है, तो आगे माइनस इसमें है और प्लस इस तरफ है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यानी द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित है। तो द्वितीय चतुर्थांश हमारा कौन सा दिया है, ये बी ऑप्शन। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश। अब 9वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि यदि वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका चाप केंद्र पर कोण थीटा आंतरिक करता है तो चाप की लंबाई होगी। तो हमें क्या करना है, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए कि पाई a थीटा अपान 360, और यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी दिया है 2 पाई a थीटा अपान 360, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है कि पाई a बट्टे 2 इंटू थीटा अपान 360, और डी ऑप्शन हमारा दिया है 2 पाई a स्क्वायर इंटू हमारा थीटा अपान 360। तो यहाँ पर देखिए कि इसको पढ़ने पर हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारा त्रिज्या है वो a दिया है। ठीक है, और जो कोण हमारा आंतरिक कोण बनाता है वो थीटा बनाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा ये डायरेक्ट फार्मूला ही हो जाता है कि 2 पाई a इंटू होता है थीटा अपान 360। यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वें प्रश्न पर आता है कि 10वां प्रश्न हमारा दिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार कि कोण ए बराबर 45 अंश है, कोण ई बराबर 56 अंश है, तो कोण सी का मान ज्ञात करना है, यानी सी बराबर क्या होगा, यानी सी का मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए कि यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यानी पैसे यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण ई प्लस कोण सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि कोण ए बराबर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 45 अंश दिया है। ठीक है, और ई कोण बराबर यहाँ पर कितना दिया है, हमारा 56 अंश दिया है, और कोण सी बराबर हमें ज्ञात करना है, सी बराबर ज्ञात करना। तो यहाँ पर कितना ये हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, और 5 4 9 यानी कि 10 हो जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा 180। अब इस 101 को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि c बराबर 180 माइनस के 101 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, यानी कि कोण सी बराबर हमारा कितना निकल के आया,
79 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 10वां प्रश्न आता है। हमारा 10वां प्रश्न है कि यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है कि cos a बराबर कितना दिया है, हमारा 5/13 दिया है। ठीक है, 5/13 दिया है तो हमें tan a बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा ट्रिक होता है कि लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो ये हमारा साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो यानी कि कॉस बराबर हमारा क्या है, आधार बटे कड़, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया है, आधार दिया है और कड़ दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लागू कर देंगे तो हमारा लंब निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें टेन निकालने के लिए तो हमें लंब बटे आधार चाहिए। ठीक है, लंब बटे आधार चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि आधार का स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, कड़ का स्क्वायर होता है। ठीक है, कड़ का स्क्वायर होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है लंब। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कड़ का स्क्वायर माइनस के हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब को ऐसे हम लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर कड़ हमारा कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे माइनस के, और आधार हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, लंब का ये स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ पर 13 13 में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, और इस अगर हम इस रूट को अगर लंब वाले स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बराबर ये 144 रूट में हो जाएगा। ठीक है, और रूट 144 का मान हमारा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए लंब हमारा क्या निकल के आया, 12 निकल के आया। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि tan का मान ज्ञात करना है। तो tan हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा क्या आया है, 12 है। तो यानी कि 12 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी tan का मान हमारा कितना हो जाएगा, 12/5। तो tan बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 12/5। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें, 12/5, यानी ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब ए ऑप्शन सही। अब हमारा 11वां प्रश्न आता है। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि यदि cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि लिखेंगे कि cos थीटा बराबर हमारा 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि cos जो एक अंश दिया है, यानी ये 1 दिया है, तो ये cos कितने अंश का मान होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे cos थीटा बराबर जो होता है, ये cos 1 जो होता है, cos 0 अंश का मान होता है। cos 0 अंश का मान है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हमारा कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। ठीक है, थीटा बराबर 0 निकल के आया। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि tan, और थीटा बराबर जब 0 निकल के आया तो थीटा की जगह पर हम यहाँ पर 0 रख देंगे। तो यानी कि हमारा कितना ये निकल के आया, tan 0 अंश का मान कितना होता है, हमारा tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि 2, अब tan 30 अंश का मान हमारा कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, √3 होता है। अब यहाँ पर बट्टे में लगा देंगे 1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए कि tan स्क्वायर में दिया है तो इसका भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 2√3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हर बराबर इसका करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और प्लस के 1 हो जाएगा, और बट्टे में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 2/√3, और ये कितना हो गया, 4
बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के, यहाँ आउटर आउटर और इनर इनर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा कि 3 दूनी 6, यानी कि 6 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा ये 4√3 हो जाएगा। ठीक है, 4√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसे हम 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 ते 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 ते 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना निकल के आया, 3 बट्टे ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसका हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। तो हर का परमेकरण करने के लिए हमारे क्या होता है कि ये जो हमारा √3 दिया है, √3 से हम क्या करेंगे, दोनों में गुणा भाग कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि √3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी इसमें भी √3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए कि √3 × 3, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो √3 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि हमारा क्या निकल के आया, मान निकल के आया 3 √3/2। √3/2 देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया है, ये ऑप्शन ए सही दिया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा मान होगा, यानी अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले से लिखेंगे कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा। ठीक है, ये दिया। तो यहाँ पर tan को हम क्या करेंगे, tan अल्फा को sin cos अल्फा में चेंज कर देंगे, यानी tan अल्फा बराबर हमारा क्या होता है, sin अल्फा बट्टी हमारा क्या होता है, cos अल्फा होता है। ठीक है, क्या होता है, cos अल्फा होता है, और बराबर ये कर देंगे sin अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये sin अल्फा इंटू क्या हो जाएगा हमारा cos अल्फा हो जाएगा। ठीक, cos अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर sin अल्फा से कट जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा हमारा, 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जो है cos कितने अंश का मान होता, तो एक जो है हमारा cos 0 अंश का मान होता। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि cos एक अंश जो होता है 0 अंश का मान होता है, यानी लिखेंगे cos अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा का मान हमारा क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। ठीक है, अल्फा का मान 0 निकल के आया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, एक त्रिज्यखंड केंद्र पर कोण 60 अंश कोण बनाता है तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है, उसे लिख देते हैं कि θ/360 इंटू हमारा क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये थीटा का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 60 अंश दिया है, और बट्टी में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और इंटू पाई दिया है, और ये आर स्क्वायर, यानी आर का मान, यानी त्रिज्या जो हमारा कितना दिया है, ये 6 दिया है, तो इसको 6 × 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे हम 60 को काट देंगे कि 6 करने 6 हो जाएगा, और 6 36, यानी 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब 6 से इसको काट देंगे तो यानी कि हमारा कितना निकल 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, 6 पाई सेमी स्क्वायर कौन सा आंसर ऑप्शन दिया है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, यदि ए सेमी भुजा के 2 घन संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है कि 2 होता है L B प्लस में हमारा होता है B, और यहाँ पर क्या होता है प्लस B इंटू H प्लस क्या होता है H
एल होता है। ठीक है, ये हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए कहा है कि दो भुजा संलग्न दो भुजा जोड़ा जाता है, तो यानी कि एल बराबर जब हमारा ए भुजा दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा एल बराबर हमारा कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, 2 ए हो जाएगा। अब यही हम बात करें एल यानी चौड़ाई यानी वृत्त की बात करें तो वृत्त हमारा ए ही हो जाएगा। अब वृत्त हमारा ए हो जाएगा। अब एच यानी ऊंचाई की बात करें तो हमारा ये ए भी रहेगा। अब यहाँ पर इसी फार्मूले पर हम ये सब रख देते हैं, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और एल का मान हमारा कितना दिया है 2 ए दिया, तो यहाँ पर 2 ए इंटू और बी का मान भी ए दिया है तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर बी का मान भी ए दिया है और एच का मान भी बी दिया है ए दिया है तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर प्लस लगा देंगे और एच का मान ए है तो ए कर देंगे और एल का मान हमारा क्या दिया है 2 ए दिया है तो यहाँ पर इंटू 2 ए कर देंगे, इसे यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5a स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा दिया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्य का हमें फार्मूला जानना होगा। तो माध्य के बराबर हमारा फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है एक्स आई होता है, अपान हमारा क्या होता है सिग्मा एफ एक्स आई होता है, क्या होता है सिग्मा एक्स आई होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा आंकड़ा दिया है। ठीक है, तो आंकड़े को पहले हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर हम पहले एक्स आई तो हमारा दिया है, अब उसके बाद में हम एफ आई ज्ञात करेंगे। तो एफ आई ज्ञात करने के लिए जो हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है इन दोनों को जोड़कर और आधा कर देते हैं तो हमारा एफ आई निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर 0 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 10 और 20 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 का आधा 25 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। ठीक है, तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए एक्स आई और एफ आई को गुणा कर देंगे तो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा और ये कितना 15 बच्चे कितना हो जाएगा 75, तो इसे यहाँ पर 75 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 25 चौके कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 100 को ऐसे लिख देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना हो जाएगा 245। ठीक है, 245 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें कहा है कि सिग्मा एक्स आई, तो सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है कि जो हमारा एक्स आई दिया है इनका सभी का योग हमारा होता है। ठीक है, सभी का योग होता, तो यहाँ पर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 4 9 हो जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 7 कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना, तो इसे भी पूरे को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10 यानी 10 के 0 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा और 9 और कितना हो जाएगा ये 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और 1 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और 1 4 यानी 440 हो जाएगा। ठीक है, 440 हो जाएगा। अब ये हमारा सभी का मान आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना आया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 440 आया, तो 440 ऐसे लिख देंगे और बट्टे में हमारा सिग्मा एक्स आई कितना दिया है 20 दिया है तो 20 को ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि माध्य हमारा कितना निकल के आया, माध्य हमारा निकल के आया 22। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें दिया है देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी दिया है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग है, यानी हमें क्या बताना है कि माध्यिका वर्ग इसका बताना। तो माध्यिका वर्ग याद करने के लिए पहले देखेंगे कि हमारा कौन मिड पॉइंट यानी बीच वाला भाग कौन सा। तो इसमें देखिए कितने खाने दिए 1 2 3 4 5,
5 खाने दिए हैं, अगर इसमें पांचों खानों में से देखा जाए कि सबसे बीच वाला खाना कौन सा है, तो हमारा बीच वाला खाना ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, ये मध्य वर्ग हो जाएगा, यानी मध्य का वर्ग यही हमारा हो जाएगा। तो मध्य का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 10 से 5, तो 10 से 5 ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। तो अधिवर्ष का मतलब होता है कि लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में यानी कि 366 दिन का हमारा एक वर्ष होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 366 दिन में देखेंगे तो यहाँ पर कि 52 हफ्ता और 2 दिन होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 दिन होता है। तो इसमें तो इतना कन्फर्म है कि 52 हफ्ता तो 52 रविवार तो होगा ही। अब इसमें बच्चा है कि 2 दिन में कि एक रविवार हो सकता है कि नहीं, इस बात की हमें प्रयागता ज्ञात करना। तो यानी कि एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 होता है, यानी कि ये 2 दिन है तो 2/7 हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रयागता क्या हो जाएगा, 2/7। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारा 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर प्रश्न है कि कहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रयागता होगी, यानी निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रयागता क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही बार तो घटती है, एक ही और निश्चित रूप से घटती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमारा खंड बा आता है, यानी वर्णनात्मक प्रश्न आता है। वर्णनात्मक प्रश्न को हम सॉल्व करा देंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो को हम टैग कर देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।